हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है संसाधन। आज आप संसाधन के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भूगोल में संसाधन है। संसाधन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका वही पार्ट जैसे इतिहास के आप अलग से कॉपी बनाए थे, आपके पार्ट नोट्स थे बने, उसी तरीके से आप भूगोल में भी आप उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। टॉपिक आपका है संसाधन। संसाधन के संदर्भ में हम लोग समझेंगे संसाधन है क्या। तो संसाधन के पहले अर्थ जानेंगे, उसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ के संदर्भ में समझेंगे कि संसाधन का अर्थ क्या है। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, यानी पर्यावरण जानते हैं हमारे आसपास चारों ओर। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखते हैं या पूर्ति की क्षमता होती है, जिसमें वे संसाधन कहलाते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से संसाधन का अर्थ समझ गए आप कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब संसाधन में कुछ भी हो सकता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। वर्तमान समय में बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे। हो सकता है जो चीज़ें आज संसाधन के रूप में हम न जानते हों, हम उसके यूज़ के लिए आने वाले टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खोज कर लें, वो चीज़ हमारे लिए क्या बन जाएगा? संसाधन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संसाधन के प्रकार, यानी संसाधन के प्रकार कितना है, तो ऐसे समझेंगे। सामान्य रूप से संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो संसाधन के दो रूपों में मुख्य रूप से बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति प्रदत्त है। तीन चीज़ें इसमें आएंगी। पृथ्वी के गर्भ में जो चीज़ें हैं, और पृथ्वी के सतह पे जो चीज़ें हैं, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जो चीज़ें हैं, ये तीनों मिला करके क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और प्रकृति के गर्भ में क्या है? तो प्रकृति के गर्भ में जैसे कोयला है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है, धातुएं हैं, जो भी भूमि के अंदर है, वे सभी खनिज पदार्थ क्या कहलाएंगे? सभी प्राकृतिक संसाधन आएंगे। तो तीन स्थिति बनती है, भूमि के अंदर, गर्भ में, भूमि के सतह पर। अब भूमि के सतह पे क्या है? पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, झरने हैं, रेगिस्तान है, भूमि है, वन है, जो भी सतह पे पाया जाएगा। तो एक तो भूमि के गर्भ में नीचे हो गया, एक सतह पे हो गया, और सतह के ऊपर भी है, प्रकाश है, वायु है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तीनों सभी को मिला करके क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आपने समझ लिया कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। अब इसमें भी जो है आपके प्राकृतिक संसाधन में भूमि के गर्भ के अंदर, भूमि के सतह पर और भूमि के सतह के ऊपर, तीनों सभी मिलाकर के क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन में भूमि के अंदर आप समझ गए कि खनिज पदार्थ हैं, पेट्रोलियम हैं जो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है, धातुएं हैं, चूना, पत्थर, कोयला, जितनी भी चीज़ें हैं सब गर्भ में, वे सब क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन। फिर सतह पे भी नदियां हैं, झील है, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये सभी क्या हैं? वन हैं, प्राकृतिक संसाधन है। सतह के ऊपर भी प्रकाश, वायु, ये भी सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अब हम लोग बढ़ेंगे मानवीय संसाधन। डियर स्टूडेंट, सामान्य शब्दों में तो मानव जो जनसंख्या है वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं, यानी संपूर्ण मानव जनसंख्या ही मानवीय संसाधन कहलाता है। कभी कभी अर्थशास्त्र के भाषा में, अर्थशास्त्र के अनुसार मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कौशल युक्त हो, जो व्यक्ति क्या है? कौशल युक्त। जब व्यक्ति के अंदर स्किल होगी
कोई विशेष कौशल होगी, प्रशिक्षण लिया होगा, तो स्वयं के लिए उपयोगी होगा, अपने परिवार के लिए उपयोगी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, अपने देश के लिए उपयोगी होगा और संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी होगा, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए उपयोगी होगा। तो उसके अंदर वो कौशल है जो सभी के लिए वो क्या है, उपयोगी है। तो संपूर्ण मानव ही मानवीय संसाधन में आता है, लेकिन अर्थशास्त्र में वो व्यक्ति मानवीय संसाधन के रूप में है जो किसी विशेष प्रशिक्षण को लिए हुए है, जो विशेष कौशल युक्त व्यक्ति है, वे सभी मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे विशेष कौशल, जैसे मान लीजिए कोई दर्जी है, वो ट्रेनिंग लिया हो, कोई ऐसे तो ना अनपढ़ होते हैं, लेकिन जब कोई उसके विशेष ट्रेनिंग जब ले लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, तो अलग जो है कौशल उनके पास आ जाता है, प्रशिक्षण ले लेते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है, मैकेनिक है, उसका कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है ITI करने के बाद। तो इस तरह से जो, और मान लीजिए MBBS डॉक्टर है, वो भी कौशल युक्त है, वकील है, वो भी कौशल युक्त है। तो इसका जो स्किल होती है, कौशल युक्त होती है, वो व्यक्ति स्वयं के लिए भी उपयोगी होता है और दूसरे के लिए भी उपयोगी होता है। तो सामान्यतः संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है या 2 वर्गों में रखा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन को पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ के ऊपर यानी सतह पे और धरातल के ऊपर, तो इस तरह से 3 स्थितियाँ हैं। तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला गया, प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में जो मानव संपूर्ण जनसंख्या है वो मानवीय संसाधन कहलाती है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में, अर्थशास्त्र विशेष शब्दों में क्या लेता है कि जो कौशल युक्त व्यक्ति है वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने संसाधन के संदर्भ में समझा कि संसाधन का अर्थ क्या है कि जो पर्यावरण उपलब्ध वे सभी वस्तुएं आ जाएंगी जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे सूर्य की किरणें आज से नहीं है, ये पृथ्वी जब से है तब से इस पर आ रही है, लेकिन जब हमने इसकी टेक्नोलॉजी की खोज कर ली, सोलर प्लेट बना ली, तो सूर्य की किरणें हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करने लगी, हम उससे बिजली उत्पादन करने लगे। तो ऐसे हो सकता है बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास विद्यमान हो, वो संसाधन के रूप में ना हो, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की खोज कर लें, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाए, तो क्या बन जाएगा, वो संसाधन बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ संसाधन हो सकती है, उसको यूज़ करने के लिए जब हम कोई तकनीकी की खोज कर लेते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, उपयोगी हो जाता है। उसकी उपादेयता तकनीकी के माध्यम से जब हो जाती है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। तो इस तरह से संसाधन का अर्थ आपने समझा। संसाधन के सामान्य रूप से प्रकार आपने समझा कि संसाधनों को 2 वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन और सेकंड है मानवीय संसाधन। डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक संसाधनों के जो वर्गीकरण हैं के आधार हैं, कुछ उनकी विशिष्टताएं हैं। तो यानी प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण भी किए गए हैं अपनी विशेषताओं के कारण, और उनकी विशेषता के वे क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों के भी वर्गीकरण किए गए हैं, उनकी अपनी विशेषता है, उन विशेषताओं को क्या माना गया है, उन विशेषताओं के आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तो प्राकृतिक संसाधनों को जो उनकी विशेषता, उनके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे, तो उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है उनको कितने वर्गों में रखा गया है, 2 वर्गों में। जो मुख्य है उत्पत्ति के आधार पे, यानी प्राकृतिक संसाधनों को उनकी अपनी विशेषताओं के कारण, उनके विशेषता के अपने आधार हैं, उन आधारों पे उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आता है जैसे उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को कितने वर्गों में रखा गया है, 2 वर्गों में। फर्स्ट है जैव संसाधन। उत्पत्ति के अंतर्गत है जैव संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है उनको 2 वर्गों में रखा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे जो पहला है जैव संसाधन, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैव संसाधन क्या होता है, तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल में होती है। कहाँ पे होती है, जीवमंडल में। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन में जो फर्स्ट है जैव संसाधन। अब जैव संसाधन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या है ये जैव संसाधन। तो इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ होती है, जीवमंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है। और
इनमें क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जो जीवमंडल में होते हैं इनकी प्राप्ति कहाँ होती है? जीवमंडल में होती है। और इनमें क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, वनस्पति हो गया, जीव हो गया आदि। अब इसमें कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। यानी जीवित रूपों को, जैसे पेड़ पौधे हैं तो इनका जीवित रूप है ये, जब ये नष्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं मिट्टी के नीचे लाखों साल, हजारों साल तक, तो ये कोयला बन जाते हैं पेड़ पौधे। तो इस तरह से कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है या बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम भी ऐसे बनता है, जीव जंतु जब नीचे दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वैसे ही ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्षय के रूप में, यानी जब वो नष्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, तब उनके रूप में ये बनते हैं। तो इस तरह से जो उत्पत्ति के आधार पे जो फर्स्ट है क्या है? जैव संसाधन। जैव संसाधन को आपने एकदम क्लियर कर लिया क्या होता है? कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो जीवमंडल में होती है और इनमें क्या व्याप्त है? जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य, पशुधन और वनस्पति एवं जीव आदि आते हैं इसके अंतर्गत। अब इसी में कोयला और पेट्रोलियम को क्या पाया जाता है? जैविक स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जीवित स्रोतों के क्षय से बनते हैं, यानी उनके नष्ट हो जाने से बनते हैं ये। अगला सेकंड चलेंगे, यानी उत्पत्ति के आधार पे पहला क्या था? जैव संसाधन। अब इसी के अंतर्गत सेकंड है अजैव संसाधन। अभी इनको समझेंगे। तो अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैव संसाधन जो था वो जीवित चीज़ों से बनते हैं, उनमें जीवन व्याप्त होता है। लेकिन अजैव संसाधन की विशेषता क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब इनमें जैसे मृदा है, वस्तुएं हैं और चट्टानें हैं। तो मृदा हो गई, वस्तुएं हो गई और चट्टानें हो गई। ये सब क्या हैं? अजैव संसाधन। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यानी उत्पत्ति के आधार पे जो निकल करके आया, इनके दो पार्ट हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उनकी अपनी क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अब अगला हम लोग चलेंगे। अब चूंकि पहला ये था उत्पत्ति के आधार पे, अब अगला है समाप्यता के आधार पे। फर्स्ट अभी जो अध्ययन किया आपने किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे दो वर्ग बन करके आए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो समाप्यता के आधार पे अगला जो था उत्पत्ति के आधार पे था, नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इनकी अपनी विशिष्टताएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं। नवीकरणीय संसाधन, तो समाप्यता के आधार पे जो फर्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा? नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय क्या है? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है? नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रिया द्वारा, ये क्रियाएं होती हैं, इनके क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है? नवीकृत या फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनको इन क्रियाओं के द्वारा फिर से क्या किया जा सकता है? इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ऐसे संसाधन में क्या क्या आएंगे? तो पहले यहाँ पे डिफिनेशन समझ लें कि इसके नवीकरणीय में क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत या फिर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल है। इनके भी जो है वर्ग किए गए हैं, दो वर्ग हैं, सतत संसाधन और जैविकीय संसाधन। तो फर्स्ट क्या है? सतत संसाधन है और नेक्स्ट है जैविकीय संसाधन। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वे संसाधन जो क्या किए जा सकते हैं कि इन रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा इन्हें क्या किए जा सकते हैं, नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो समाप्यता के आधार पर पहला है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। इसके एग्जाम्पल हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल है। तो इस तरह से समाप्यता के आधार पर आपके संसाधन को दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले फर्स्ट का समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो भौतिक, रासायनिक क्रियाओं द्वारा इन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः नवीकृत किया जा सकता है या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। तो ये क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। इसी का सेकंड हम चलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। इनकी अपनी क्या विशेषता है, वे संसाधन जो लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के बाद क्या बनते हैं, ये बनते हैं। लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के बाद ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं और एक बार प्रयोग होने पे ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, आप जानते हैं पेट्रोलियम जो बनता है, बहुत वर्षों तक जीव जंतु जब दब जाते हैं तो लंबी समयावधि के बाद जो है ये निर्मित होते हैं, बनते हैं। पेट्रोलियम को एक बार यूज़ करने पे क्या हो जाता है, जल जाने पे नष्ट हो जाता है, पुनः नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से आपने संसाधन में आपने दो वर्गों में आज अध्ययन किया, एक उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा समाप्यता के आधार पे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय वस्तु के साथ फिर से मिलते हैं।